This conference will now be recorded. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदन युस्लिह लकुम अमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम। ऐ लोगो जो अल्लाह का तक़वा रखते हो, जब भी बात किया करो तो सीधी किया करो। अल्लाह ताला तुम्हारे कामों को सीधा कर देंगे और तुम्हारी पिछली गलतियों को माफ़ फरमा देंगे। शुएब, मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन शेयर है आप लोगों के साथ? यस सर। अच्छा जी, आज हमारा बड़ा जबरदस्त टॉपिक है। हमने जो हमारा एक्चुअल ऑब्जेक्टिव है वो है टैक्स पेएबल, कि हाउ मच टैक्स वी हैव टू पे टू द टैक्स डिपार्टमेंट, कि हमने कितना टैक्स जो है वो टैक्स डिपार्टमेंट को देना है। बेसिकली हमारा ये इशू। अच्छा, हमारी दो चीजें ऐसी हैं, एक चीज है हमारी इनकम और दूसरी है टैक्स। इसी तरह दो चीजें इनको कम भी करती हैं। एक को हम कहते हैं डिडक्टेबल अलाउंसेस और एक को कहते हैं टैक्स क्रेडिट। क्या कहा मैंने कि हमारी दो चीजें हैं, एक तो हम कहते हैं टोटल इनकम, टोटल इनकम में आपकी क्या चीज शामिल है? इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन इन बिजनेस इनकम, कैपिटल गेन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। और दूसरी चीज मैंने बताया कि आपकी है टैक्सेस, जो आपने टैक्स पे करने। तो हमारा टॉपिक ही यही है, इनकम टैक्स। तो पहली चीज मैंने आपको बताई वो कौन सी है, जो इनकम को कम करती है, उसको कहते हैं डिडक्टेबल अलाउंसेस। उसमें एक है आपके पास ज़कात, डोनेशन, प्रॉफिट ऑन डेट, राइट। ये एक मेजर आइटम जो है ये आपकी इनकम को रिड्यूस करती है, ठीक है। और दूसरी चीज जो टैक्स को कम करती है उसको कहते हैं टैक्स क्रेडिट। जो भी चीज आपकी इनकम को कम करती है उसको टैक्स को कम करती है उसको टैक्स क्रेडिट्स कहते हैं। पहली बात यह है कि इसको क्रेडिट क्यों कहते हैं। सिंपल अल्फाज में तो ये कहा जा सकता है कि जैसे लोग कहते हैं ना, यार मुझे इसका क्या क्रेडिट मिला, एक तो ये वर्ड भी है। बैंक में जब आपके पास अमाउंट आएगी तो आपको क्रेडिट मिलेगा। इसी तरह इसके एक अगर अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें, आपने जब डिपार्टमेंट को पैसा देना होता है तो डिपार्टमेंट आपको डेबिट करेगा, समझ लें कि आप उसके कस्टमर हैं। तो डिपार्टमेंट क्या करता है, आपको डेबिट, फर्ज करे मैंने उसको पैसे देने हैं, मेरी टैक्स लायबिलिटी है, तो डिपार्टमेंट क्या करेगा, डेबिट इमरान शहजाद और क्रेडिट अपना टैक्स रेवेन्यू को करेगा, यही करेगा ना। तो जब मैं इसको पेमेंट कर दूंगा तो वो क्या करेगा मुझे, यानी डेबिट वो कैश करेगा और क्रेडिट इमरान शहजाद करेगा। और आपको पता है जब चीजें वापस हो जाएं तो उस सूरत में भी ये रिवर्सल की एंट्री यही की जाती है। बहरहाल हमारा अकाउंटिंग का टॉपिक नहीं है, मैं ऐसे ही आपको समझाने की कोशिश करने लगा था कि ये इसको टैक्स क्रेडिट्स क्यों कहा जाता है। टैक्स क्रेडिट्स हमारे पास जो हैं वो दो तरह के हैं, एक है कैटेगरी 1, ठीक है, और उसके बाद है दूसरा एडवांस टैक्सेस, जिसको आप विद होल्डिंग टैक्स भी कहते हैं। और एडवांस टैक्स के बाद आपका आ जाएगा टैक्स पेएबल। ये जहां पर आपको कोई कंफ्यूजन हो, जब मैं क्वेश्चन पूछूं तो आपने बेटा वो बताना है। ये एक टेक्निकल चैप्टर है, वैसे समझेंगे तो आसान है, इसको साथ साथ तैयार कर लेंगे तो मसला नहीं है, इसको रिपीट करना पड़ेगा आपको।
टैक्स पेएबल आ गया, ये या टैक्स पेएबल आ सकता है या रिफंडेबल आ सकता है इसके साथ। ये जो चीज आपकी इससे एडवांस टैक्स से पहले की चीज है उसको हम कहते हैं टैक्स लायबिलिटी। ये बात समझना बहुत जरूरी है कि टैक्स लायबिलिटी ये नहीं है। टैक्स लायबिलिटी क्या है? ये वाली अमाउंट है जो मैंने यहां पर लिखी हुई। कुछ टैक्स क्रेडिट्स ऐसे हैं जो गवर्नमेंट आपको देती है आपके किसी एक्शन की वजह से, राइट। ये जो एडवांस टैक्स है ये कौन सा टैक्स है जो आप पूरा साल डिपार्टमेंट को पे करते हैं? कौन कौन सी सिचुएशंस हैं जहां पर आप ये टैक्स पे करते हैं? आपने एक जी, अस्सलाम वालेकुम। शेब, मेरी आवाज आ रही है आपको? वालेकुम सलाम। यस सर। तो आप पूरा साल देखें, आपने जो आप जैसे हमारा ये टैक्स ईयर है स्टार्ट हुआ ये 1 जुलाई 19 से और इसने एंड होना है 30 जून 2020 को जाके इस साल एंड हो जाएगा। तो आपने जो टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करना होती है वो यहाँ कैलकुलेट करना है साल के खत्म होने के बाद। यानी अब ये 30 जून जब खत्म होगा ना तो आप ये सारा काम करेंगे, टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करेंगे। लेकिन इससे पहले पूरा साल आप गवर्नमेंट को टैक्सेस देते आ रहे हैं। जैसे आपने मोबाइल फोन के ऊपर टैक्स दिया हुआ है, सेल फोन के ऊपर, ठीक है। इस तरह कुछ लोगों ने गाड़ियां परचेज की, उनके ऊपर टैक्स दिया हुआ है। किसी ने कैश विड्रॉ करवाया, उसने उसके ऊपर टैक्स जमा करवा दिया। तो इसको हम कहते हैं विद होल्डिंग टैक्स या एडवांस टैक्स इसको कहते हैं। ये पूरा ये आपका ये वाली अमाउंट है। दूसरी बात इस एडवांस टैक्स की याद रखें कि ये वो सिर्फ टैक्स है जो आप पाकिस्तान में पे करते हैं। इस जगह पर कभी भी आपने फॉरेन टैक्स नहीं लिखना। अगर आपने पाकिस्तान से बाहर कोई टैक्स पे किया एडवांस की शक्ल में, ये बात याद रखें, यहाँ नहीं लिखना। ये मैं बड़ी आपको क्रक्स बता रहा हूँ जो शायद आपको किताबों में ये ना चीज मिले। समझ आ गई? टैक्स लायबिलिटी के बाद क्या आएगा? एडवांस टैक्स, और उसके बाद आएगा आपका टैक्स पेएबल। एग्जामिनर ने बाज़ बात एग्जाम के अंदर टैक्स लायबिलिटी मांगी है लेकिन एडवांस टैक्स दे के उसने टैक्स पेएबल को कैलकुलेट किया हुआ है। यानी अगर असूलन प्रिंसिपली अगर देखा जाए, इफ द एग्जामिनर इज टॉकिंग अबाउट कंप्यूट द टैक्स लायबिलिटी, वी शुड स्टॉप आवर आंसर ओवर हियर। बट ड्यू टू सम रीजन, मुझे नहीं पता उसकी क्या रीजन हो सकती है, द सजेस्टेड सोल्यूशन गिव्स द टैक्स पेएबल, उसने वहां पर टैक्स पेएबल तक गया हुआ है। लेकिन इन दोनों में एक फर्क है। ये टैक्स पेएबल भी हो सकता है, इफ दिस इज अ नेगेटिव अमाउंट देन इट शैल बी टैक्स रिफंडेबल। मसलन आपकी अगर टैक्स लायबिलिटी 100 है और आपने ऑलरेडी 110 रुपए एडवांस में दे दिए हैं तो आपका 10 नेगेटिव में आएगा जिसको हम रिफंड कहेंगे। लेकिन अगर आपने 100 आपकी टैक्स लायबिलिटी और आपने 80 रुपीज एडवांस में दिए हुए हैं तो 20 पेएबल आ जाएगा। और अगर आपकी 100 टैक्स लायबिलिटी है और आपके कोई भी पैसे नहीं है तो आंसर आपका 100 आ जाएगा इसके ऊपर। इज इट क्लियर? ये बात पहले आपने समझनी है। दूसरी बात ये समझें कि यहाँ पर आपके टैक्स पेएबल में बेटा प्लस भी आ सकता है और माइनस भी आ सकता है। ये बात जरा बड़ी इंपॉर्टेंट और नोट करने वाली। टैक्स पेएबल आपका प्लस भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। लेकिन ये जो ऊपर टैक्स क्रेडिट जो हैं इनकी वजह से यहाँ पर याद रखें सिर्फ पॉजिटिव साइन आ सकता है, नेगेटिव नहीं आपने कभी एग्जाम में लिखना। अगर किसी वजह से ऊपर नेगेटिव आ भी जाए तो यहाँ पर आपने फिर 0 लिखना है, ठीक है। अब वो कौन से क्रेडिट्स हैं जो आपको मिलेंगे?
देखिए कुछ ऐसे एक्शंस होते हैं, कुछ ऐसी जगह होती हैं जहां पर गवर्नमेंट जो है वो बूस्ट करना चाहती है, डेवलपमेंट करना चाहती है उन एरियाज को। जैसे आपको याद होगा हमने एग्रीकल्चर की बात की, तो एग्रीकल्चरल सेक्टर को बूस्ट देने के लिए क्या किया गया, उस सेक्टर की कुछ चीजें जो उस डेफिनेशन में फॉल कर रही थी एग्जेम्प्ट कर दी गई। ठीक है, इसी तरह क्रेडिट्स दिए जाते हैं। अच्छा, अब ये देखिएगा, आप लोगों ने गेम खेली होगी, वीडियो गेम्स वगैरह आप लोग खेलते हैं, आप देखेंगे आपको क्रेडिट्स कब मिलते हैं। क्रेडिट्स की कुछ कंडीशंस होती हैं, ये पूरी दुनिया का प्रिंसिपल है कि आप जब भी कोई बेनिफिट लेना चाहते हैं, आपको कोई जो है ना वो काम करना पड़ेगा, उस काम उस कंडीशन को पूरा करेंगे तो ये होगा। जैसे आजकल एक मिथ है या कॉन्स्पिरेसी है, क्या चीज है व्हाट्सएवर, कि आजकल लोग कह रहे हैं कि जनाब गवर्नमेंट जितनी जो है ना वो डेड बॉडीज भेजेगी उधर अमेरिका में, तो उसको आगे क्या मिलेंगे, डॉलर मिलते हैं। तो शर्त क्या है कि कोरोना की डेड बॉडी जो है वो उनको शो करवाएं, ये कंडीशन है, नहीं शो करवाएंगे तो पैसे नहीं मिलेंगे। इसी तरह ये बात याद रखें कि आप गवर्नमेंट टैक्स के अंदर तकरीबन आपको ज्यादातर जो क्रेडिट्स मिलेंगे, जो चीजें कम करती हैं या इनकम को या टैक्स को, उसकी कंडीशंस होती हैं। ये बात याद रखें, क्या होती हैं, कंडीशंस। तो पहला स्टेप ये है कि क्या आप उन कंडीशंस को फुलफिल कर रहे हैं, यस और नो, यस और नो। जो कंडीशंस बताई गई हैं क्या उनको फुलफिल कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो आपके एग्जाम के अंदर एग्जामिनर ने बाज औकात कंडीशंस ही पूछी हुई हैं थ्योरेटिकली, उसने कहा कि जनाब आप वो कंडीशन बताएं, इस सूरत में क्या होगा, इस सूरत में, यानी कंडीशन थ्योरेटिकल एरिया जो है उसके ऊपर बात की गई है। दूसरी चीज क्या है कि अगर आप उन कंडीशंस को पूरा कर रहे हैं, उसके बाद उसकी कंप्यूटेशन होगी, अमाउंट ऑफ टैक्स क्रेडिट कैलकुलेट किया जाएगा। क्या किया जाएगा, यस, तो फिर अमाउंट ऑफ क्रेडिट, अगर आप कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं तो आपको कितना बेनिफिट मिलना है कंडीशन फुलफिल करने के बाद। और अगर आप कंडीशन ही पूरी नहीं कर रहे तो बेटा ये बात याद रखें कि उसके बाद आपने उसकी कैलकुलेशन की तरफ भी नहीं जाना, उसका आपको सवाब मिल सकता है लेकिन टैक्स में बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब आ जाएं कि अमाउंट्स ऑफ क्रेडिट जो हैं, जो आपको बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, वो क्या होंगे। लॉ ने इनकी इसके पैटर्न बताए हैं और इसकी लिमिट सेट की हुई है। यानी ये नहीं कि एक साहब जो है वो जितना चाहे क्रेडिट लेते जाए, उस काम के ऊपर आके जो मर्जी कर दे, उसके ऊपर उन्होंने लिमिट लगा दी है। उन लिमिट्स को कंसीडर करना बहुत जरूरी होता है कि वो क्या लिमिट्स हैं, उन लिमिट्स के अंदर हमने क्या काम करना, उनकी कैलकुलेशन कैसे होगी। हर एक की कैलकुलेशन के डिफरेंट तरीकेकार है, ये आपको याद करनी पड़ेगी, इनकी परसेंटेजेस भी आपको याद करनी पड़ेंगी। दोबारा सुनने पहले हमें कंडीशन का पता होना चाहिए। हम देखेंगे क्या वो कंडीशन पूरी हो रही है, यस और नो। अगर कंडीशन हो रही है, फुलफिल कर रहे हैं जो लॉ में बताई गई, यस है, तो फिर हम उसके बाद क्या चलेंगे, उसकी कैलकुलेशन करेंगे, उसके ऊपर प्रोसेस करेंगे उस अमाउंट के ऊपर और उसको कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ स्टूडेंट दो गलतियां करते हैं। पहली कि कंडीशंस उनको याद नहीं रहती, उसको ध्यान से नहीं पढ़ते, एक स्टेप यहाँ गलती होती है, वो बजाय असल में वो नो होता है वो यस में चले जाते हैं, या यस में होता तो वो नो में चले जाते हैं। तो अगर नो में था वो चले गए यस में, या वो सही यस में थे, दूसरी उन्होंने प्रॉब्लम ये क्रिएट की कि जब उसकी कैलकुलेशन की तो यहाँ गलती कर गए। ये दो मेजर मिस्टेक्स है जो स्टूडेंट कर रहा होता है। ठीक है, उसके बाद है इन क्रेडिट्स की अरेंजमेंट्स। हो सकता है अगर एक ही क्रेडिट हो, हमारे पास लेट्स सपोज क्रेडिट हैं ए बी सी डी ई एफ, कुछ इस तरह के क्रेडिट्स हैं, आपको हो सकता है कि एग्जाम के अंदर ए ही मिले, या सिर्फ सी आपके पास है, या सिर्फ एफ है, फिर तो मसला नहीं है। लेकिन अगर आपके पास मल्टीपल हो, क्वेश्चन में ए भी हो, बी भी हो, डी भी हो और ई भी हो, फिर क्या करना है।
सवाल ये है क्या मैं बी पहले कर सकता हूँ, ए बाद में कैलकुलेट कर सकता हूँ, या पहले मैं डी कर सकता हूँ, ये ए कर लूँ, जिस तरह से है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, हमें इसकी अरेंजमेंट को भी देखना होगा। उसमें लॉ ने हमें गाइड किया कि किस तरह से आप इनकी कैलकुलेशंस को, इनकी अरेंजमेंट को कैसे करेंगे। अगर मल्टीपल्स हमारे पास मौजूद हैं तो हमें उसकी अरेंजमेंट को भी देखना पड़ेगा कि किस अरेंजमेंट के साथ मैंने ये कैलकुलेशंस करनी है। समझ आई मेरी बात की? और उसके अकॉर्डिंगली हम उसको लेके चलेंगे। तो कितनी बातें हुई हमारी? नंबर 1 कंडीशंस, नंबर 2 क्या वो कंडीशंस, वो रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही हैं। इफ द आंसर इज यस तो फिर हम उस अमाउंट को कैलकुलेट करेंगे। अब सवाल ये है कि क्या एग्जामिनर हमें इसी तरतीब से देगा क्वेश्चन के अंदर डेटा जिस तरह से हमने वो क्रेडिट्स कैलकुलेट करने हैं? 90% नॉट। आपको हो सकता है जो आपका क्रेडिट 1 है, आपका जो क्रेडिट ए है, जो आपने पहले कैलकुलेट करना था, वो आपकी बिल्कुल बॉटम लाइन पे पड़ा हो, इधर पड़ा हो। क्वेश्चन यानी आप सारा पढ़ रहे हो, वो सबसे एंड पे पड़ा हुआ है। और जो डी है वो जो बाद में कैलकुलेट करना था, वो आपके क्वेश्चन में ऊपर पड़ा हुआ है। तो हमें क्वेश्चन में से उसको निकालना होगा कि ये क्या चीज है। हमें क्वेश्चन में से निकालना होगा कि ये क्या चीज है। अच्छा, एक और चीज जो इसके रिगार्डिंग आपको समझना है वो क्या है? वो ये है कि अभी तक हमने इनकम के ऊपर जो बात की थी, हमने 4 हेड्स किए थे। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन्स एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। यहाँ ये बात याद रखें, यहाँ इनफ्लोज थे। क्या था? ये नॉर्मली इनफ्लोज थे, हमें अमाउंट आ रही थी। ये जो क्रेडिट्स है ना, इसमें ज्यादा क्रेडिट्स वो हैं जहां आउटफ्लोज हैं, जहां पैसा जा रहा है। आप कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं, कहीं डोनेट कर रहे हैं, आउटफ्लोज हो रहे हैं, एक्सपेंसेस हो रहे हैं आपके, उसके ऊपर ज्यादातर ये बात वो चल रही होती है। बात समझ आ रही? यानी यहाँ पर आपको ये चीज होगी। देखें, आपने शेयर में इन्वेस्ट किया और एग्जामिनर साइलेंट है, वो आपकी इनकम नहीं है। लेकिन दूसरी चीज देखनी पड़ेगी कि कहीं इसके ऊपर क्रेडिट तो नहीं मिल रहा मुझे। दोबारा सुन लें कि आपने कहीं पर कोई एक्सपेंस किया आपने या इन्वेस्ट किया, सिर्फ इन्वेस्टमेंट से आपकी इनकम जनरेट नहीं होगी, ठीक, जब तक उसकी डिस्पोजल ना हो। लेकिन दूसरी एक चीज यहाँ ये सोचनी पड़ती है, कहीं इस इन्वेस्टमेंट की वजह से मुझे कोई क्रेडिट तो नहीं मिल रहा। ये बात अपनी जगह पर, अगर उसको बेच देंगे तो उसका हमें बेनिफिट मिलेगा। दोबारा सुन लें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि अगर आप कहीं पर इन्वेस्ट कर रहे हो और क्वेश्चन में सिर्फ इन्वेस्टमेंट है या एक्सपेंस आपको कोई बताया जा रहा है, ठीक है, और आगे एग्जामिनर साइलेंट है, तो फिर हमें सोचना है कि इसके ऊपर मुझे कोई क्रेडिट तो नहीं मिल रहा। ठीक है, टैक्स क्रेडिट या इनकम को कम कर रहा है या मेरे टैक्स को कम कर रहा है। लेकिन अगर वो कहीं पैसा लगाया गया और उसी जगह से मुझे उसकी डिस्पोजल हुई, कोई गेन भी आ रहा है, तो फिर उसका डबल इम्पैक्ट हमें देखना पड़ेगा कि मैंने पैसा लगाया है और उसके बाद उससे कोई इनकम भी जनरेट हो रही है, तो मुझे फिर डबल उसको देखना पड़ेगा कि इसमें कोई इनकम का भी इम्पैक्ट हो सकता है। पहले ये बात जो मैंने बताई है ये बड़ी इंपॉर्टेंट। अगर यहाँ पर कोई क्वेश्चन है तो मेरे से आप पूछ लें। कंडीशन देखनी है, यस, उसको कैसे कैलकुलेट करना है, फिर उसकी तरतीब क्या होगी उसको देखना है। और क्रेडिट्स के अंदर मैंने क्या कहा, आउटफ्लोज की बात होगी ज्यादा। आपका पैसा जा रहा होगा, आप कहीं पर पैसा लगा रहे होंगे, ये बात होगी। इनकम के लिए आपको वर्ड क्या मिलते हैं एग्जाम में? डिस्पोजल के। डिस्पोज ऑफ कर दिया गया, ये कर दिया गया, बेच दिया गया, ट्रांसफर कर दिया गया, रिलिंक्विश कर दिया गया, एक्सटिंग्विश कर दिया गया, ये सारी चीजें मिलेंगी। ठीक है जी, इसका अगर आपने प्रिंट स्क्रीन लेना है तो वो ले लें। यानी टैक्स क्रेडिट में जाने से पहले इस चीज का आपको पता होना चाहिए जी। अगर कंडीशन नो है तो फिर वो किस तरह से अटेम्प्ट करेंगे पेपर में? आपकी या छोड़ आवाज दें? बेटा
मैं अभी तरीकेकार नहीं बता रहा, कैसे करना है वो तो मेरा अभी काम शुरू होना है ना। अभी तो मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ये वो इश्यूज हैं जिनका आपको हर स्टेप के ऊपर पता होना चाहिए। मैं जब भी कोई आपको क्रेडिट पढ़ाऊं, आपको पता सबसे पहले हो कि सर इसकी क्या कंडीशन है जो मुझे याद करनी है, इसको रटा लगाना पड़ेगा। फिर अगली बात आपने ये नहीं सोचनी है कि इसके ऊपर बेनिफिट कैसे कैलकुलेट करना चाहिए। आपने वो यस का तो बताया ना कि उसका वो एक मुकम्मल प्रोसेस होगा, लिमिटेशंस वगैरह लगेंगे, अमाउंट्स ऑफ क्रेडिट वगैरह निकालेंगे, लेकिन वो जो आपने कहा है कि नो होगा तो कुछ भी नहीं करेंगे, तो ये मैं पूछ रहा था कुछ भी नहीं करेंगे, ये मुझे समझ नहीं आई जब नो होगा तो। जब कुछ भी नहीं करेंगे यानी कुछ भी नहीं करेंगे, यानी उसको इग्नोर करना ना उस इंफॉर्मेशन को एग्जाम में। अगर मैं किसी बेनिफिट्स के लिए जा रहा हूं, मैंने वो नहीं किया, एक मजदूर है, एक साहब कहते हैं जनाब जो बंदा भी आज इतनी ईंटें जो है वो छत पर पहुंचाएगा, उसको जब मैं शाम को 1,000 रुपया दूंगा, और जो नहीं पहुंचाएगा उसको मैं कोई पैसा नहीं दूंगा। तो 4 बंदों में से 3 ने काम किया, एक ने नहीं काम किया, तो वो जो तीसरे ने चौथे ने काम नहीं किया उसको क्या मिलेगा? जवाब, उसको तो कुछ कुछ नहीं भी नहीं। मिलेगा। जाहिर बात है यहाँ पर भी यही इशू है। चले ये ठीक है सर, मैक्सिमम ठीक है, चीजें ओके। जो आज तक आपके एग्जाम में आ चुकी हैं, इस लेवल पे या फाइनल लेवल के ऊपर, वो मैंने आपको बता दी, ये आपने जहन में रखनी है। चलें जी आगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, अब टैक्स क्रेडिट जो ऊपर वाले हैं, इसको मैंने 2 फर्दर कैटेगरी में डिवाइड कर दिया हुआ है। एक इसमें है फुल टाइम टीचर और रिसर्चर अलाउंस, और दूसरा है फॉरेन टैक्स क्रेडिट। इसकी तरतीब आपने उल्टी सीधी नहीं करनी, ये बात याद रखें। आपने इसको पहले कैलकुलेट करना है और इसको बाद में कैलकुलेट करना है, और इंडिपेंडेंटली आपने कैलकुलेट करना है। अगर दोनों मौजूद हों, एक मौजूद हो तो एक को आपने कर लेना है, ठीक होगी बात। इसके बाद वाले जो आपके पास दूसरी कैटेगरी है, तो पहले इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे 1 2, जो आंसर आएगा उसके बाद बाकी को कैलकुलेट करेंगे। उसमें हमारे पास कौन कौन से हैं? उसमें एक हमारे पास है जी डोनेशन, ठीक है। अच्छा, ये डोनेशन 2 दफा आई इस पूरे फॉर्मेट के अंदर। ये डोनेशन है अंडर क्लॉज 61, ये बाद में आपको मैं बताऊंगा कि ये अंडर क्लॉज क्या है। ये है अंडर क्लॉज 61, और ये है अंडर सेक्शन 61, ठीक है। ये बात ध्यान में रखनी है। एबीसी में पहले क्या आता है? सी, और बाद में क्या आता है? एस। तो ये अंडर सेक्शन 61 है। उसके बाद है जी इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, उसमें आपने जो प्रीमियम पे की है वो है। उसके बाद है जी कंट्रीब्यूशन इन अप्रूव्ड पेंशन फंड, ये भी मैं दिखाता हूँ आपको, बस ऐसे ही समझा रहा हूँ। और उसके बाद है हेल्थ इंश्योरेंस। तो लाइफ इंश्योरेंस ये है, हेल्थ इंश्योरेंस इधर है। इन दोनों इंश्योरेंस में फर्क क्या है? लाइफ इंश्योरेंस होती है कि वो आपको आके बताते हैं कि जनाब आप लाइफ इंश्योरेंस करवा लें, जब आप खुदा ना खास्ता मर जाएंगे तो ये पैसे आपको मिल जाएंगे, आपके यानी जो लवाहिकीन हैं उनको ये पैसे मिल जाएंगे। मेरे पास जो लोग आते हैं अक्सर मुझे कहते हैं जी आप लाइफ इंश्योरेंस करवा लें, तो मैं उनसे कहता हूँ कि मुझे क्या फ़ायदा होगा। तो वो कहते हैं जी ये आपको 20 साल बाद इतने पैसे मिलेंगे। तो मैं कहता हूँ अगर उससे पहले मैं मर गया तो मुझे क्या फ़ायदा होगा? तो फिर वो बड़ी चुप हो जाते हैं। यहाँ पर उनके लिए मार्केटिंग करना बड़ा एक मसला होता है कि किसी बंदे को ये बताया जाए कि तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे बीवी बच्चों को फायदा होगा, तुम्हें इसका कोई फायदा जिंदगी में नहीं मिलना। समझ आ गई? हेल्थ इंश्योरेंस ये होता है कि आपने ड्यूरिंग द ईयर, अभी मुझे एक मैसेज आया है इसके इजी पैसा की तरफ से या जैज कैश की तरफ से। तो उन्होंने एक मैसेज आया कि जी 1,000 रुपया दें सालाना, या पता नहीं कितने पैसे थे, तो हम आपको इतने 10,000 की कि 20,000 की जो मेडिकल ट्रीटमेंट है वो फ्री देंगे। ये वो वाली बात हो रही है। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम और हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम में फर्क क्या होता है ये सुनिएगा।
जो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम होती है ना, जी ये जो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम होती है इसके अंदर आपकी जो पेमेंट है वो इन्वेस्टमेंट होती है, ये बात याद रखें। यहाँ पर क्या आपकी ये इन्वेस्टमेंट चल रही होती है और ये पैसे बाद में आपको एक्यूमुलेट होकर सूद समेत वापस मिल जाते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस में ये आपकी पेमेंट होती है जो वापस नहीं मिलती, ये इन केस ऑफ इंजरी हॉस्पिटलाइजेशन वगैरह आपको उस सूरत में ये मिलते हैं। एक है डोनेशन जो आप पे करते हैं, इन्वेस्टमेंट इन शेयर, यहाँ शेयर से मुराद पब्लिक कंपनी के शेयर हैं। यहाँ शेयर से मुराद क्या, सिर्फ पब्लिक कंपनी जो हम पढ़ के आए थे सेक्शन 37A के अंदर। कंट्रीब्यूशन टू अप्रूव्ड पेंशन फंड, ये एक पेंशन फंड आपने पढ़ी थी एम्प्लॉयर के लिए, अगर आपको याद हो ये लफ्ज पहले हमने पढ़ा, अगर एम्प्लॉयर मुझे पेंशन देगा एग्जेम्प्ट, अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करेगा किसी पेंशन फंड में अपने एम्प्लॉयज को देने के लिए तो वो भी एग्जेम्प्ट, मेरा उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ये वो पेंशन है जो मैं खुद कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ। ये कौन सी पेंशन है जो मैं, लिखा हुआ बेटा एक मिनट, ये मैं अभी इशारा लिखा लिखा हुआ हुआ है, क्या है? मैं अभी आपको कंट्रीब्यूशन इन अप्रूव्ड पेंशन फंड, ये वो पेंशन फंड है जो मैं स्टेट लाइफ इंश्योरेंस में या आईजीआई में या आदमजी में खुद करवा रहा हूँ। ये वही पेंशन आपको नजर आ रही है जो हमने इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में पढ़ा था कि आपको इस फंड से कोई पैसे मिले, तो उस फंड में पैसे डालने से आपको बेनिफिट मिलेगा, और अगर उससे पैसे आपको कोई बेनिफिट मिलेगा तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगा। समझ आ गई मेरी बात की? तो ये पैसे, ये भी क्या है आपका आउटफ्लो, ये भी क्या आपका आउटफ्लो, ये भी क्या है आपका आउटफ्लो, ये भी क्या है आपका आउटफ्लो, ये पैसे जा रहे हैं। उसके बाद ये क्या है, फुल टाइम टीचर, ये ना आउटफ्लो है ना इनफ्लो है, ये सिर्फ आप अगर किसी इदारे में टीचर हैं तो उसका है। फॉरेन टैक्स क्रेडिट में क्या है, आउटफ्लो, अगर आप पाकिस्तान से बाहर टैक्स पे करते हैं विद होल्डिंग टैक्स की शक्ल में या किसी और शक्ल में, तो ये आपको बेनिफिट मिलेगा। तो इसके अंदर ये आपके पास मौजूद हैं। अब इनको जरा देखते हैं, इसकी समरी को वो चलते हैं। कितनी कैटेगरी मैंने आपको बताई, ये आपने देखनी। अच्छा, इसको मैंने कहा कि इसको 1 2 को ऐसे ही करना आपने, लेकिन आप इनकी अरेंजमेंट नहीं है। ये मजेदारी की बात है कि आप यहाँ पर पहले आई कर लें, फिर डी कर लें, फिर सी कर लें, फिर एच कर लें, या पहले एच कर लें, डी कर लें, सी कर लें, इसकी कोई तरतीब नहीं है। इसको आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन ये दोनों फिक्स हैं, इनको आपने ऊपर नीचे नहीं करना। अच्छा, अब सवाल ये है कि क्या ये टैक्स रिटर्न के अंदर ऐसी चीजें मौजूद होती हैं, नॉर्मली नॉट, नॉर्मली नॉट। ये आपको पहले पेपर वर्क खुद हाथ से करना पड़ता है, फिर आपको उसकी सारा डेटा रिटर्न के अंदर, इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर फीड करना पड़ता है। जी, ये एक मैंने पूरे चैप्टर की एक ना मैंने आपको की ऊपर लिखी हुई है, ये है बी, ठीक है, ये बी है हमारे पास, फुल टाइम टीचर अलाउंस। उस पर लिखा हुआ है इंडिविजुअल, यानी ये सिर्फ इंडिविजुअल को मिलेगा। उसके बाद लिखा हुआ है B1, ये है फॉरेन टैक्स क्रेडिट। ये देखें, ये किसके लिए है, तमाम पर्सन्स के लिए। यानी अगर आपको एओपी का क्वेश्चन होगा तो फिर ये वाला क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा, फिर आपको ये क्रेडिट नहीं मिलेगा। इसके आगे आपने याद रखना है 25%, बस ये एक झटका सा आपने चीज याद रखनी है कि फुल टाइम टीचर का बेनिफिट कितना है, 25%। और जो B1 है फॉरेन टैक्स क्रेडिट, ये नीचे मैंने लिखा हुआ है, उसका फॉर्मूला है एक्चुअल और एवरेज, ठीक है, एक्चुअल और एवरेज, विच एवर इज हायर, ठीक है, ये बात। उसके बाद है सी, ठीक है, हमारे पास जो सी कैटेगरी आ रही है, ये देखिएगा, कंट्रीब्यूशन टू एन अप्रूव्ड पेंशन फंड, ये 20% आ गई आपके पास। उसके बाद है आई, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स,
वो भी 20% आपके पास आ गई। उसकी एक और लिमिट भी है 2 लाख। डी डोनेशन, ये सबके लिए है, 30% इसकी लिमिट आपने याद रखनी है। एच हेल्थ इंश्योरेंस 5%। तो आपने इसको ये जैसे भी आप इसको याद करना चाहते हैं, आप कहेंगे जी पहली जो कैटेगरी है वो है B+B1, दूसरी कैटेगरी है CIDH, ठीक है, और उसमें क्या है, पहले में 20%, दूसरी कोई लिमिट नहीं। इंडिविजुअल में 20%, दूसरी लिमिट भी है 20 लाख मैक्सिमम, 30% और 0 और 5% और 150, ठीक है। यहाँ पर जो ये जो परसेंटेज आपको नजर आ रही है ना, ये वाली, इन परसेंटेज से क्या मुराद है, पहले मैं ये आपको क्लियर कर दूं। इससे मुराद है परसेंटेज ऑफ टैक्सेबल इनकम। इससे क्या मसलन कहेंगे 20% ऑफ टैक्सेबल इनकम, 20% ऑफ टैक्सेबल इनकम, 30% ऑफ टैक्सेबल इनकम, 50% ऑफ टैक्सेबल इनकम। ये जो 25% है, ये इससे मुराद टैक्सेबल इनकम नहीं है, ये टैक्स क्रेडिट है इसका, इसमें फर्क है। तो 1 बाय 1 हम इसको करते हैं। पहली कैटेगरी की तरफ चलते हैं, वो है फुल टाइम टीचर और रिसर्चर अलाउंस। लफ्ज क्या है, फुल टाइम टीचर और रिसर्चर अलाउंस, क्लॉज 2 पार्ट 3 ऑफ द सेकंड शेड्यूल, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या देखना है, कंडीशन। अगर यस होगा तो फिर इधर आएंगे कि कैलकुलेट कैसे करना है। अगर यहीं पर नो हो गया तो फिर आगे भी नहीं जाना। ही शुड बी, क्या कंडीशन है, शुड अ फुल टाइम टीचर और रिसर्चर, वो फुल टाइम टीचर या रिसर्चर होना चाहिए, पार्ट टाइम नहीं होना चाहिए। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये मेरा फुल टाइम नहीं है, ये मैं पार्ट टाइम काम कर रहा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक होगी बात। अगली बात, एम्प्लॉयड इन अ नॉन प्रॉफिट एजुकेशन और रिसर्च इंस्टीट्यूशन। पाकिस्तान में कौन से इदारे हैं जो नॉन प्रॉफिट या रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं? पिकिक है, अगर आपने सुना हो, पिटाक है, ये रिसर्च इंस्टीट्यूशन है। पाकिस्तान एनर्जी है, जो भी इदारा है। नॉन प्रॉफिट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बहुत सारे पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। दूसरी बात, इंस्टीट्यूशन इज ड्यूली रिकॉग्नाइज्ड बाय HEC, उस इदारे को जो हमारी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है वो HEC से रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए। अब बोर्ड ऑफ एजुकेशन, जैसे लाहौर बोर्ड ऑफ एजुकेशन एंड सेकेंडरी एजुकेशन है, वो लाहौर बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ठीक है, ये है। गुजरांवाला बोर्ड है, उसके बाद फेडरल बोर्ड ऑफ एजुकेशन है, ठीक है। ये सारा उसमें अगर आप काम करते हैं, ठीक है। रिकॉग्नाइज्ड बाय HEC, बोर्ड ऑफ एजुकेशन, अ यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय HEC, किसी यूनिवर्सिटी में अगर काम कर रहे हैं, अगर वो HEC से रिकॉग्नाइज है, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशन, जिसमें PR अप्रेंटिस है, इसी तरह TTC था पहले लाहौर के अंदर, ये तमाम इदारे। यानी नटशल में क्या है कि टीचर हों या रिसर्चर हों, वो नॉन प्रॉफिट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में हो, रिसर्च इंस्टीट्यूशन में हो, और वो रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए, किससे, HEC से या बोर्ड ऑफ एजुकेशन से, ठीक है, या किसी ऐसी यूनिवर्सिटी से जो खुद रिकॉग्नाइज हो। अच्छा, क्या एक बंदा जो यूनिवर्सिटी में काम करेगा हर एक को ये मिलेगा बेनिफिट, या सिर्फ टीचर को मिलेगा? देखें, एक यूनिवर्सिटी के अंदर मुख्तलिफ लोग काम करते हैं ना। यूनिवर्सिटी के अंदर टीचर भी होते हैं, प्रोफेसर भी होते हैं। ये प्रोफेसर फुल टाइम भी होते हैं, पार्ट विजिटिंग में भी होते हैं। फुल टाइम टीचर और पार्ट टाइम टीचर दोनों मौजूद होते हैं। तो किसको बेनिफिट मिलेगा? फुल टाइम को। एक यूनिवर्सिटी के अंदर रजिस्ट्रार भी बैठा होता है, उसमें अकाउंट्स डिपार्टमेंट के लोग भी बैठे होते हैं, मार्केटिंग के लोग भी बैठे होते हैं। तो इनको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा, सिर्फ उन टीचर्स को जो फुल टाइम काम कर रहे हैं उनको मिलेगा, या वो रिसर्चर। पहली बात तो ये हो गई कि हमें सिर्फ ये चीज देखनी है। इफ द आंसर इज यस, अगर तो ये यस है, तो फिर बेनिफिट कितना मिलेगा? उसकी जो सैलरी होगी, कौन सी, जो इन इदारों से मिल रही होगी, उस सैलरी के टैक्स का 25% उसको बेनिफिट मिलेगा। देखें, फर्ज करें कि जैसे मैं हूं, मैं कहता हूं जी मेरी 2 जगहों से सैलरी आ रही है,
एक कैप से आ रही है, कॉलेज से, यूसीपी से आ रही है, कैप्स में मैं विजिटिंग में हूँ और यूसीपी में इधर हूँ, तो मुझे कैप से जो है वो 100 इधर से आ रहा है और 100 इधर से आ रहा है, मेरी टोटल सैलरी कितनी आ रही है, लेट्स सपोज 200। ठीक है, दोनों में अज्यूम करें कि मैं परमानेंट हूँ। अब ये इदारा जो है, ये वाला रिकॉग्नाइज्ड है HEC से। बेटा इधर देखो कासिम, और कैप्स जो है वो रिकॉग्नाइज नहीं, तो मुझे सैलरी तो 200 मिल रही है, तो क्या मैं 200 के टैक्स का 25% मुझे बेनिफिट मिलेगा? द आंसर इज नो। मैं 200 का टैक्स कैलकुलेट करूंगा, ठीक है, वो फर्ज करें मेरे पास आ गया 20, तो इसमें मुझे बेनिफिट कितना मिलेगा? उसी रेशियो से जो मैंने कैलकुलेशन की है, यानी मेरा 100 डिवाइडेड बाय 200 इंटू 20। ठीक है, यानी सिर्फ ये जो सैलरी है ना, मुझे उसके टैक्स का बेनिफिट मिलना है, सारी हर सैलरी के ऊपर नहीं मिलना। अगर इसके अलावा मैं कोई बिजनेस भी कर रहा हूँ तो मुझे उसका भी कोई बेनिफिट नहीं मिलना। पहली ये चीज है, समझ आ गई? एक तो आपने इसको रटा लगाना है, क्रैम करना है। स्टूडेंट पूछते हैं सर मैं क्या करूं, तो बेटा ये जो चीज है आपने इसको क्रैम करना है, ठीक होगी? अब जरा इसकी सर प्रैक्टिस जी करते हैं। में कहाँ पे दिया हुआ है ये बता दें। जी सर ये बुक में दिया हुआ है ये टेबल। क्या हुआ? सर ये टेबल बुक में दिया हुआ, मैं ये पूछ रहा हूँ। नहीं नहीं बेटा, ये मैं बुक में होता तो मुझे क्या जरूरत थी? आप बुक में नहीं है, किसी भी किताब में नहीं है ये। सर इसको जूम आउट कर दें, फिर एक दफा स्क्रीनशॉट ले लें। मैंने भेजा हुआ है कल आपको, आप व्हाट्सएप ग्रुप में हैं? जी सर वहाँ पे तो हूँ। तो बेटा कल मैंने इसको शेयर किया है, आप शुएब से रब्ता करें। वो दोबारा कल आपने देखे मेरे मैसेजेस जो व्हाट्सएप में थे, उसमें नहीं मैंने सर शेयर अभी नहीं किया हुआ देखा। है। ठीक है सर, ठीक वो है उसको सर। देख लें जरा प्लीज, उसको देखा करें, उसमें मैंने फाइल, ये पूरी फाइल शेयर की हुई है आपके साथ। ठीक है जी, अच्छा जी। अब चलते हैं इसके ऊपर, हम जो है वो इसका एक क्वेश्चन देखते हैं कि इसको कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। ये देखो क्वेश्चन नंबर 1, इसका ताल्लुक किसके साथ है? फुल टाइम टीचर के साथ। इसको बी कैटेगरी में बेशक ले जाएं आप। इसमें लिखा हुआ है कि जी मिस्टर 1C इज वर्किंग इन यूसीपी एज फुल टाइम प्रोफेसर, ठीक है, with a taxable basic salary of rupees 40 million and house rent allowance 50,000 per month। तो हमने क्या इसका कैलकुलेट करना है? तमाम के लिए टैक्स उसकी टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करनी। ठीक है, अब चलें 4 मिलियन। अब हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं। हम कहेंगे जी इनकम फ्रॉम सैलरी, ठीक है, बेसिक सैलरी आ गई उसकी, वो हमें डायरेक्ट बता दी गई, पर एनम नहीं, पर मंथ नहीं है। और उसके बाद है जी उसका हाउस रेंट अलाउंस विच इज 50,000 इंटू 12, 600,000 आ गए। तो टैक्सेबल सैलरी कितनी आ गई? इसके अलावा इन साहब की कोई और इनकम नहीं है, इनके अलावा कोई और इनकम, यही टैक्सेबल इनकम है इसकी। अब हम आगे चलेंगे इसकी टैक्सेशन के ऊपर। ये जो वर्ड उसने फुल टाइम का यूज किया है ना, तो वो किसके लिए यूज किया उसने? फॉरेन फुल टाइम टीचर अलाउंस के लिए। टैक्सेशन में सबसे पहले क्या स्टेटस लिखेंगे? क्योंकि इंडिविजुअल है तो हमें उसका स्टेटस पहले लिखना पड़ेगा, सैलरीड है या नॉन सैलरीड। तो ये क्या है? सैलरीड केस है ये। अब सैलरीड केस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि रेट्स देखने पड़ेंगे कि सैलरीड के रेट्स क्या है। अब देखिएगा सैलरीड में हमारे पास ये टेबल आपको एग्जाम में मिल जाएगा, फर्स्ट शेड्यूल में ये रेट्स गिवन है आपके पास। ये हैं जी हमारे पास सैलरीड के 4.6 मिलियन देखेंगे, 6 लाख, 12 लाख, 18 लाख, 25, 35, ये इसमें फॉल कर रहा है। ठीक है जी, 370,000 प्लस 20% ऑफ द अमाउंट, कौन सी? 4.6 मिलियन रुपीज, 3.5 मिलियन। ठीक है, 370 प्लस 20% ऑफ 3.5 मिलियन, तो ये आ जाएगा 300
70,000 plus 20% of the amount exceeding 3.5 million. 590 जी 590 सर 590K 590,000 ये मेरा आ गया। अब इसमें कुछ और इसका कोई नहीं है। अब इसका हम क्रेडिट कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। इसमें करेंगे लेस फुल टाइम टीचर अलाउंस, वो आएगा ₹590,000 इंटू 25% इनको, यानी जो बंदा ये काम करेगा उसको जी 147,500 147,500 और नेगेटिव अमाउंट को आपने एग्जाम में ब्रैकेट में लिखना है। तो इसकी टैक्स लायबिलिटी क्या आएगी? 442500 2500 442500 सर आवाज नहीं आ रही। अच्छा जी, आवाज बेटा आ रही मेरी शुएब आपको? यस सर, अभी आई है। बारी पहले नहीं आया। तो बेटा मेरी सिम डिसेबल कर दो वो वाली। हेलो यस सर। हेलो, आवाज आ रही मेरी? जी सर, अभी आई है। अच्छा अच्छा अच्छा, वो मैं फोन के साथ कनेक्ट होता हूँ तो फिर वो मसला बन जाता है बात का। अच्छा जी, अब जरा हम इसको क्वेश्चन को दोबारा वो करते हैं, कॉपी। ये नहीं जी, अब हम इसी क्वेश्चन को जरा थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं। ये है 2C, 1C की बजाय ये क्या आ गया। ये टाइम सेव करने के लिए मैं यहाँ प्रोफाइल नहीं लिख रहा, आप जरा लिख लीजिएगा। अब इस क्वेश्चन में दो चीजें आ गई इसकी। पहले आ गई जी इसकी बेसिक इसकी सैलरी। तो सैलरी में दो चीजें थी, वो हमने लिख दी, वो यहाँ हम इसको लिखेंगे और प्लस लिखेंगे बिजनेस इनकम। वो है जी इसकी 2 मिलियन। तो टैक्सेबल इनकम कितनी आ गई? 6.6 मिलियन ये आ गई टैक्सेबल इनकम। अच्छा, अब चूंकि इसके अंदर उसकी सैलरी भी आ गई और टैक्सेबल इनकम भी आ गई, अब जब इसकी टैक्सेशन करेंगे तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, इसका स्टेटस पहले देखना पड़ेगा क्या है। कैसे टैक्सेबल सैलरी डिवाइड करें आपकी जो टैक्सेबल इनकम है उसके ऊपर। तो आंसर क्या आ रहा है आपका? 4.6 डिवाइड बाई 6.6 69.69 69। तो 75, अगर ये आंसर हमारे पास आ गया 69% या कुछ,
चूंकि ये हमारा जो आंसर है ये 75% से ज्यादा नहीं, तो लिहाजा ये क्या होगा, नॉन सैलरीड केस बन जाएगा। ठीक होगी बात, क्या बनेगा, नॉन सैलरीड केस। अब जरा क्वेश्चन को ध्यान से आपने देखना है, ये बन गया नॉन सैलरीड, यानी इसका मतलब इस अमाउंट के ऊपर जो है हमें नॉन सैलरीड के रेट्स लगाने हैं। अब सवाल ये है कि ये परसेंटेज मैंने एग्जाम में लिखनी है, द आंसर इज नो, बस आपने यहाँ नॉन सैलरीड ये लिख देना है। चलें अब देखते हैं कि 66 लाख पे नॉन सैलरीड के टैक्स रेट्स क्या है। ये आ जाए इधर, ये हमारा कहाँ चला जाएगा जी, 66 लाख ये वाला, यानी 12,20,000 प्लस 35% ऑफ द अमाउंट 6 मिलियन। अब इसके ऊपर हम चलते हैं। सर ये करने के बाद है ना वो नॉन सैलरी वाली लाइन दोबारा बता दीजिएगा। अच्छा जी, जो हमें ये फाइंड करना हो कि ये सैलरीड है या नॉन सैलरीड, वो कैसे फाइंड करेंगे हम, हमारा फॉर्मूला है टैक्सेबल सैलरी डिवाइडेड बाय टैक्सेबल इनकम। एक्सक्लूडिंग शेयर फ्रॉम एओपी ये वाली इसमें, और एक्सक्लूडिंग आपका जो है वो सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम, इनटू 100 करें। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे 4.6 मिलियन को 6.6 मिलियन और इनटू 100 करेंगे तो ये आंसर 60.9 समथिंग ये परसेंटेज आएगी। अगर ये आंसर 75% तक होगा तो आप नॉन सैलरीड हैं, अगर ये 75% से एक्सीड करेगा तो फिर आप सैलरीड अच्छा पर्सन हैं। हाँ ठीक है सर, ये तो मुझे पता था सही से। असल में यहाँ पे तूफान चल रहा है ना, इस वजह से आपकी आवाज नहीं आई थी इसमें, इसलिए मुझे समझ कहाँ आ गई। तूफान ठीक है चल रहा सर। है? सर ये 70% है जो बैरिया में। आपने बताया। जी बेटा ये 75% है। जी अच्छा जी, तो यहाँ पर क्या था, इसके ऊपर जब टैक्स कैलकुलेट करेंगे वो आएगा 12,20,000 प्लस 35%। उसामा कहाँ तूफान आया हुआ है? सर बैरिया में काफी तेज क्या हवाएं हुआ? चल रही हैं, दरख्त भी मतलब ऑलमोस्ट गिरने वाला ही था दरख्त। अल्लाह, पता नहीं क्यों सर अचानक ही हवा चलना शुरू हो गई है। 1292 सर। 1292,000 ये टैक्स आ गया। अब यहाँ जरा पॉइंट नोट करना आपने बड़े ध्यान से, जो मैं काम करने लगा हूँ। अब इसमें करेंगे हम लेस फुल टाइम टीचर अलाउंस। वो कैसे कैलकुलेट करना देखिएगा। देखिए अब हमें इसकी टोटल टैक्सेबल इनकम नहीं चाहिए। सर एक्सक्यूज मी, जी टैक्सेशन 1.43 मिलियन आ रही है। अच्छा, ये अमाउंट गलत है, यस सर। ये वाली, ये ठीक नहीं है। कितनी अमाउंट आ रही है 1.43 मिलियन। बेटा? एक मिनट है, 6 लाख का 35% पहले लेंगे ना, इंटू 0.35, 2,10,000 आ गया, प्लस 143 यस सॉरी 12 सर। लाख 143 1.43,000 ये आ गया। अब देखें फुल टाइम टीचर हमने कैलकुलेट करना है। देखें फुल टाइम टीचर का इस अमाउंट के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, उसका किसके साथ ताल्लुक है कि ये जो अमाउंट है ना ये वाली, इसका जो टैक्स है ना, इसका जो टैक्स है, इसका टैक्स बार बार कह रहा हूं, जो इस अमाउंट का जो सैलरी का टैक्स है उसका 25%। समझ आ गई? और यहाँ पर हमने ये नहीं देखना ये सैलरीड है या नॉन सैलरीड है, इसके टैक्स को हमेशा सैलरीड के टेबल में ही देखना है। क्या कहा मैंने? जो 4.6 मिलियन है इसके टैक्स को कहाँ देखना है, सिर्फ
सैलरीड के ही टेबल में देखना है, और वो देखिएगा कि वो क्या था। हमारे पास जो अमाउंट सैलरीड का टेबल था उसके अंदर ये आ रहा था 590, ठीक है। तो इसका टैक्स कितना आ गया 370,000। हम करेंगे 25% ऑफ, इसका टैक्स कैलकुलेट करें इस अमाउंट का, वो आ गया 370,000 प्लस, मैं आपको दिखा भी दूं, ये देखें, हमने सैलरी को देखना है। अब वो सैलरी इस स्लैब में फॉल कर रही है, वो है 370 प्लस 20% ऑफ द अमाउंट 3.5 मिलियन, उसको लेकर चलेंगे, प्लस 20% ऑफ द अमाउंट मीन सैलरी लिखेंगे यहाँ पर 4.6 मिलियन माइनस 3.5 मिलियन। तो इस अमाउंट का 25% हमें बेनिफिट मिलना है जी। 147 कीजिएगा क्या आंसर आ जी 147,500 128 128 2500 128 2500 दिस इज कॉल्ड टैक्स लाइबिलिटी। जरा फर्क देखिएगा दोनों में। देखें यहां पर ये सैलरीड केस था और इसको बेनिफिट कितना मिला टैक्स के अंदर, $147,500। यहां पर ये नॉन सैलरीड केस था, लेकिन यहां भी बेनिफिट सेम है। उसकी वजह ये है कि भाई हमने जो बेनिफिट लेना है उसकी सिर्फ सैलरी का, जो सैलरी का टैक्स है उसका 25% लेना है। हमारा इस बात से गर्ज नहीं कि यहाँ वो सैलरीड है या नॉन सैलरीड है। ये बात आपको समझ आई है कि कैलकुलेट कैसे कैलकुलेट करना है। दिस इज एन इंडिपेंडेंट कैलकुलेशन, दिस इज एन इंडिपेंडेंट कैलकुलेशन। The tax credit is 25% of the tax on salary amount which is received from the recognized university। अगर यहाँ पर फॉर एग्जांपल मेरे पास 5 मिलियन और भी होता किसी और सैलरी का, तो फिर भी मैं उसको इग्नोर करता क्योंकि वो क्वालिफाई नहीं कर रही थी इसके लिए। ये जी दो क्वेश्चन मैंने किए हैं पहले, मुझे ये इसका ताल्लुक भी बी के साथ है। दोनों की समझ आ गई आपको जी? यस सर। अच्छा जी, अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसका ताल्लुक भी बी के साथ ही है, लेकिन इसमें फर्क क्या है। मिस्टर 3C इज वर्किंग इन यूसीपी एज अ फुल टाइम प्रोफेसर, सेम क्वेश्चन है, लेकिन इसमें उसकी बिजनेस इनकम कितनी है 1 मिलियन। बिजनेस इनकम कितनी है उसकी 1 मिलियन। जरा उसको कैलकुलेट करके देखते हैं कि वहां पर क्या सिचुएशन बन रही है। अब देखिएगा, ये आ गई जी हमारे पास क्वेश्चन मिस्टर 3C। अब यहां पर इसकी 1 मिलियन की बजाय क्या है, 2 मिलियन की बजाय 1 मिलियन। अब इसकी टैक्सेबल इनकम कितनी हो जाएगी 5.6 मिलियन, ठीक है। अब इसको डिवाइड करें जरा, 4.6 मिलियन को 5.6 मिलियन पे डिवाइड करें, $4.6 मिलियन डिवाइडेड बाय 5.6 मिलियन इंटू 100, तो क्या आंसर आ रहा है 82%। यस सर। 80। तो अब ये साहब क्या हो गए सैलरीड केस, अब क्या हो गए सैलरीड केस हो गए, शाबाश, गुड। अब हम यहां लिखेंगे सैलरीड। तो इससे हमें ये भी पता चल गया कि सैलरीड और नॉन सैलरीड की कैलकुलेशन कैसे करनी है। अब क्या करेंगे,
कि अब चूंकि सैलरीड है तो इस अमाउंट के ऊपर सैलरीड के रेट्स देखेंगे। चलते हैं टैक्स रेट्स की तरफ। तो अब सैलरीड के रेट देखिएगा 5.6 मिलियन, 5.6 मिलियन ये फॉल कर रहा है जी। 50 लाख से ज़्यादा है और 80 लाख के से कम है, तो 670 प्लस 22% ऑफ 5, ये याद रखिएगा, 670 प्लस 22.5%। तो आ गया जी हमारे पास 670 प्लस 22.5% of the amount 5.6 million minus 5 million 805,000 805,000 805,000। लेकिन ये देखें कि फुल टाइम टीचर का कोई असूल चेंज नहीं होगा, क्योंकि उसकी जो सैलरी है उसी का हमने सैलरीड के रेट्स लगाते हुए 25% देंगे। तो शुएब आंसर क्या आएगा? 657,000 657,500 टैक्स लायबिलिटी ये आ जाएगी। तो ये बड़े 3 जबरदस्त किस्म के क्वेश्चन मैंने आपको करवाए, और इन तीनों के अंदर हमने क्या सीखा? हमने तीनों में अंदर एक चीज सीखी कि भाई जो फुल टाइम टीचर है उसकी जो सैलरी का टैक्स है, सैलरी के टैक्स का जो वो उन इदारों से ले रहा है जो रिकॉग्नाइज्ड है, जो इन क्राइटेरिया के ऊपर पूरा उतर रहे हैं, उसका 25% आपको बेनिफिट मिलेगा। और ये टैक्स कैसे कैलकुलेट करना है? सैलरीड के रेट्स देखने हैं, वेदर द पर्सन इज इंडिविजुअल इज सैलरीड और नॉन सैलरीड, सैलरीड और नॉन सैलरीड। जी समझ आ गई जी। अच्छा, ये पहला हमारा क्रेडिट कैलकुलेट हो गया। अब चलते हैं अगले क्रेडिट के ऊपर, लेकिन टाइम भी हो गया हमारा। जी ठीक है सर क्वेश्चन नंबर 3 दिखाइएगा जरा।